Good morning, guys. This is your lecture on schedule. डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे पेपर में क्या आते हैं. ठीक है, स्टेट पीसीएस के हिसाब से देखेंगे. सी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 1950 में, तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे. अभी हमारे पास 12 शेड्यूल है. दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 1. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 बोलो. इसमें आपसे क्या पूछता है? इसमें आपसे शेड्यूल नंबर पूछ लेगा, शेड्यूल नंबर और सब्जेक्ट मैटर क्या है. ठीक है, सीधा वन क्या नाम के मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन ये आता है वहां से. मैच द कॉलम. तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 4-5 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगी. एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, बन जाएगा. उसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम आगे करते हैं, पहले ये याद करते हैं. टी से आपका टेरिटरीज हो गया, शेड्यूल फर्स्ट. ई से आपका इमोल्यूमेंट्स हो गया. इमोल्यूमेंट्स मीन सैलरीज एंड अलाउंसेस, शेड्यूल सेकंड. ए से हमारा अफर्मेशंस हो गया, शेड्यूल थर्ड. आर से हमारा राज्यसभा सीट्स हो गए, दैट इज शेड्यूल फोर. एस से हमारा शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स हो गया. आपको शेड्यूल एरियाज याद रखनी है, दैट इज अवर फिफ्थ शेड्यूल. अदर ट्राइबल एरियाज, दैट इज 80 mm, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दैट इज योर सिक्स शेड्यूल. ठीक है, सेवेंथ शेड्यूल आपसे पूछता ही पूछता है, दैट इज योर फेडरल लिस्ट. तीन लिस्ट जो है यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, दैट इज अवर सेवेंथ शेड्यूल. देन हमारा एट्थ शेड्यूल हमसे पूछता है, दैट इज अवर क्लासिकल लैंग्वेजेस या फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सो नॉट क्लासिकल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ठीक है, देन कम्स नाइन्थ शेड्यूल, वेरी फेमस. उसको डेप्थ में क्वेश्चन बनाना होता है कि डिबेट करवानी हो यूपीएससी को, तो यहाँ पे ये नाइन्थ शेड्यूल में पूछ लेता है. ठीक है, ये हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. पॉलिटी अगर एनसीईआरटी की क्लासेस ली तो मैं बताता हूँ ये हुआ क्या था यहाँ पे. एडेड बाय योर फर्स्ट अमेंडमेंट. ठीक है, 1951. ओरिजिनली 13 लॉज थे इसमें, अभी 282 लॉज हैं. ठीक है, कुल मिला के नाइन्थ शेड्यूल ऐसा है, पार्लियामेंट को जब कुछ चीज सुप्रीम कोर्ट से बचानी होती थी, ठीक है, तो ये नाइन्थ शेड्यूल में उठा के डाल देते थे बस. टेंथ शेड्यूल है हमारा डिफेक्शन, आया राम गया राम वाली बात है. ठीक है, दैट इज योर एंटी डिफेक्शन. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल है. देन हमारा पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी और हमारे 11th एंड 12th शेड्यूल. सीधा क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से. तो इतना आप समझ के रखो कि इसको इतना याद कैसे करना है. अब बात आती है हमारी सेवेंथ शेड्यूल की. सेवेंथ शेड्यूल में वो लोग क्या पूछते हैं? सेवेंथ शेड्यूल में स्टेट पीसीएस के हिसाब से सब्जेक्ट का काउंट पूछ सकते हैं. सब्जेक्ट का काउंट कैसे पूछ सकते हैं? सब्जेक्ट घटे हैं या बढ़े हैं. ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि यूनियन लिस्ट जो होती है, जैसे नाम से सजेस्ट है, उसको सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगी. करंट यानी कि दोनों करंट एक साथ लग सकते हैं, यानी कि स्टेट और पार्लियामेंट दोनों बना सकती है. यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस कहाँ क्वेश्चन पूछता है कि रेजिडुरी पावर किसके पास में है, उसका आर्टिकल बताओ. रेजिडुरी पावर होती है आपकी पार्लियामेंट के पास में. मतलब कि जो भी कंटेंट, जो भी सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है, उस पे लॉ कौन बनाएगा भाई? उस पे लॉ बनाएगी पार्लियामेंट. अब ये रटने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो 11th क्लास की, ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भाई, कोई ग्रुप है जिसमें बहुत डाइवर्सिटी है, यानी कि जो कि एक नेशन है, नेशन में कोई एक लॉ बनाने के लिए चाहिए, तो लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट. ठीक है, अगर किसी भी चीज पे कोई लॉ नहीं है, उस पे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा. कल को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट देश का नक्शा चेंज कर सकती है, भाई कर सकती है आराम से. कैसे कर सकती है? आर्टिकल 2 और 3 के हिसाब से कर सकती है. कुल मिला के व्हाट आई वांट यू टू से, अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी और वहां पे स्टेटमेंट ये लिखा होगा पार्लियामेंट एक्स वाई जेड चीज कर सकती है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकती है. नॉट ए बिग डील. क्वेश्चन दूसरा, सेवेंथ शेड्यूल से कहाँ बनता है? सब्जेक्ट्स पे बनता है. कैसे सब्जेक्ट्स पे बनता है? आपको लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है. ऐसे सब्जेक्ट्स पे बनता है जो कि बहुत जनरल सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, और आम आदमी ने उनके बारे में सोचा. तो क्या पूछते हैं? डिफेंस पूछते हैं, रेलवे पूछते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेशन टैक्स. ये सारी चीजें हम न्यूज में पढ़ते हैं. पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, प्रिजन, पंचायती राज, लैंड फॉर्म्स, ये भी हम पढ़ते हैं. एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, ये. अब
इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमें अक्रॉस द नेशन उन पे एक ही रूल चाहिए। जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सेंसस हो गया, पोस्ट ऑफिस। सोच के देखो, अगर स्टेट वाइज इन पे लॉस चेंज होने लग जाए, ठीक है, तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। अब देखो, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, प्रिजन, पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म्स। अब पंचायती राज की ग्राम सभा की पुकार सुनने के लिए इमीडिएट अथॉरिटी वो दिल्ली तो आने से रहे ना यार। अभी केरला में कुछ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो रहा है, ठीक है, या मान लो पंजाब तो खैर चिल्लाए जाते हैं ये लोग तो। और जम्मू कश्मीर में मान लो कुछ हो रहा है, जैसे लद्दाख में चीन चल रहा है, ठीक है, इमीडिएट उनको अगर अपनी पुकार पहुंचानी है तो वो अपने स्टेट के पास पहुंचाएंगे। तो पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा सा ग्रॉस रूट से रिलेटेड है, तो स्टेट लिस्ट में डाले गए हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, ठीक है, स्टेट के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए, और आपके सेंटर के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सेंटर के पास अथॉरिटी क्यों होनी चाहिए? सेंटर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए सो दैट कि नेशन एक है तो उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखें। कल को ऐसा ना हो ना, एक स्टेट अपने पर्सनल लॉज ऐसे डाल दे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही हो, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हो कि भाई जैसा लैंग्वेज को लेके हुआ था, लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश बनाया गया, फिर बाकी के स्टेट भी बनाने पड़े, ऐसा कुछ ना हो, है ना। तो उस पर्टिकुलर लॉजिक से एजुकेशन देखो, फॉरेस्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या आता है, अगर किसी सब्जेक्ट पे मान लो देयर इज ए सब्जेक्ट ए, ठीक है, इस पे स्टेट ने भी लॉ बना दिया और पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का करेगा, बिकॉज पार्लियामेंट बड़ा भाई है, ठीक है। इसके अलावा इस पे सेंटर स्टेट रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि स्टेट लिस्ट पे, सॉरी, किसी स्टेट सब्जेक्ट पे, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है क्या? हाँ, बना सकती है। क्यों, कब बना सकती है? जब दो या दो से ज्यादा स्टेट पार्लियामेंट के पास जाते हैं कि भाई हमारे लिए ये लॉ बना के दो। इधर किक क्या है? इधर किक ये है कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो बाय लॉजिक ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, हाँ, पार्लियामेंट ही वो लोग हटा सकती है। स्टेट के हाथ में, स्टेट के पास वो एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ठीक है, कि वो लोग हटा सके। यस, यू आर गेटिंग इट राइट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसकी भी अपनी एक हायरार्की है। हायरार्की में हाईएस्ट अथॉरिटी आती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट वो एग्जीक्यूटिव पावर देते हैं आपके एमपीज, एमएलए को, ठीक है। ये हम पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है लैंग्वेजेस के ऊपर। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पहला स्टेटमेंट जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, अभी 22 लैंग्वेज है, ठीक है। पहला एक फैक्ट ये याद रखो। दूसरा फैक्ट जो बनता ही बनता है पेपर में, तो सिंधी वॉज एडेड बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 71st से कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई। 92nd से बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली जोड़ी गई। 96 से उड़िया का नाम उड़िया कर दिया, ठीक है। ये आपका 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर 4 या 5 हो गया। तो हम 5 क्वेश्चन ये देख लिए। फिर आपका नाइन्थ शेड्यूल आता है। नाइन्थ शेड्यूल आपका अगेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था 1951 में। यूपीएससी में एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि लैंड रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, ऐसे करके कुछ था। और ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया था एनसीईआरटी से। समझना मेरी बात। इस क्वेश्चन का आंसर था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। हालांकि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन निकाल दिया बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज, ठीक है। इस क्वेश्चन पे दुनिया भर की डिबेट, ठीक है। अब मेरे जैसा कोई भाई अगर ये बता दे तुम्हें, या किसी ने पढ़ा हो एनसीईआरटी में, भाई ऐसा हुआ था कि जब देश आजाद हुआ था तो जो रिसोर्स था, लैंड रिसोर्स जो था, वो कुछ ही लोगों के हाथ में था। अब कुछ लोगों के हाथ में से निकाल के, ठीक है, वो बांटना भी तो था ना यार। तो उसके चक्कर में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। आपका नाइन्थ शेड्यूल डाला गया था।
एंटी डिफेक्शन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पूछते ही पूछते हैं इसको, हर बार हर पेपर में मिलेगा, 10th शेड्यूल होता है। ठीक है, इसको बाकी बाद में देखते हैं। अब आपका आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी हम आगे देखेंगे अलग से। इसके साथ हम 42nd 44th देखेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे। अब आती है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 22। आपका पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, 42nd से पार्ट 4A और पार्ट 14A डाला गया। पार्ट 9A 74 से, 9B आपका म्यूनसिपालिटी 97 से डाला। ठीक है, अब ये याद रखो, पार्ट्स हम देखते हैं अभी। सबसे इससे जब इससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट आता है फिफ्थ शेड्यूल वर्सेस सिक्स शेड्यूल। इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रखो। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में जो आपकी मशीन गवर्नमेंट जो मशीनरी दी गई है उसका डिफरेंस है। ठीक है, कैसे डिफरेंस है? सिक्स्थ में आपको एडीसी दी गई है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, फिफ्थ में गवर्नर राज, गवर्नर राज। राज सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल कहाँ अप्लाई होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा बाकी के जो स्टेट्स स्टेट्स में शेड्यूल एरियाज है वहां पे फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होता है। ठीक है, क्यों होता है? प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स की, और गवर्नर करते हैं किसके बेसिस पे करते हैं? प्रेसिडेंट के बेसिस पे करते हैं, उनके बिहाफ पे करते हैं। सिक्स शेड्यूल में हम बात करें तो वहीं पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दी गई है। ये आपका एक क्वेश्चन इतने से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। यूपीएससी में पूछ लेते हैं इसके मेंबर्स, टैग के मेंबर्स पूछ लेते हैं। स्टेट पीसीएस में मैंने अभी तक देखे नहीं है। मैंडेटरी, हाँ, नहीं ये रहने देगा। गवर्नर कैन मॉडिफाई, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आएगा। आप उतना ही याद रखो, बाकी आप लक्ष्मीकांत तो पढ़ोगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स वहां से याद रख लेना, लेकिन जितना मैंने बताया उससे क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द ओनली बेसिक दे आर गोइंग टू आस्क, वो उतना ही पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स याद रखो। फिफ्थ शेड्यूल है हमारा 244 सब क्लोज 1 में, सिक्स शेड्यूल है रिलेटेड 244 सब क्लोज 2 एंड 275 सब क्लोज 1। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब बात आती है पार्ट्स। पार्ट्स याद कैसे करने हैं, तो ट्रिक्स भी हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को ट्रिक से ये याद ही नहीं हुए, एक्चुअली में मैंने ट्रिक से याद करने की कोशिश की। ठीक है, मैं भी यूट्यूब पे गया अपने टाइम पे, यूट्यूब पे देखा, याद भी किया, लेकिन एक्चुअल पेपर में उस प्रेशर में मैं वो ट्रिक मेरे को याद ही नहीं आया। ठीक है, फिर मैंने ये लिख लिख के याद किया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ना अपना एक पर्सनल लॉजिक बनाओ, जैसे मैंने बना रखा है। इतनी बार पॉलिटी पढ़ने के बाद आई नो कि पहले टेरिटरीज की बात होती है, फिर सिटीजनशिप की बात होती है, फिर फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, उसके बाद डीपीएसपी की फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा ऐड कर दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा ही नहीं, एनी हाउ आपको इतना तो याद रहना चाहिए अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला जो पोर्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी तक, कोऑपरेटिव तक भी नहीं तो पंचायती राज तक आपको लाइन में याद रखना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले हमारे पास यूनियन बड़ा होता है, उसके बाद स्टेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज होती है, फिर हमारे पास पंचायत होती है, और क्या नाम के है, म्यूनसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अब यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, ये तीनों तो हमें याद हो गए, पार्ट फिफ्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ हमें याद रह जाता है 42nd, सॉरी 73rd और 74th की वजह से। तो 73rd हमारा पंचायती राज हो गया, पार्ट 9। ठीक है, सो उसके बाद हमारा 9A आ गया। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी। 9B आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमें अमेंडमेंट की वजह से याद रह जाता है। कौन सी अमेंडमेंट? 74th एंड 97। इसके बाद में आपको जो मेजर जो याद करना है, ये आप याद रखो ना रखो। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स आपको याद रखना है। 14A
इलेक्शंस याद रखना है 15, ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका 17, इमरजेंसी है आपका 18 और अमेंडमेंट है आपका 20। यहाँ से आपका वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये यूपीपीसीएस में तो ये सब पूछा हुआ है, लेकिन अगर आपने जितना बताया उतना भी याद कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, रुकेगा। अच्छा, अब ये जो आता है, ये जो पोर्शन है, इसमें से भी 244 से 244 ए एंड 245 से 263 ए तक, यहाँ आपको स्टेट पीसीएस के लिए आर्टिकल नंबर याद कर, वो हम आगे देख लेंगे आराम से। ठीक है, बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। अब है हमारा 300 ए, फंडामेंटल राइट्स में भी हम देखेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा 300 ए में डाल दिया है उन्होंने, और लीगल राइट बना दिया, याद रखना क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कब डाला था? आई थिंक ये लैंड रिफॉर्म के टाइम पे ही काम इन्होंने किया था, इसका लैंड रिफॉर्म के टाइम पे, हाँ उसी टाइम पे काम किया था। खैर वो बाद की स्टोरी है, अगर फुल फ्लेज लेक्चर लेते तो बताता, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो पार्ट्स की हमारी ये वीडियो यहीं पे हो गई है खत्म। अब हम देख लेते हैं प्रियम्बल। सोर्सेज किससे क्या लिया, ठीक है, ओके। तो प्रियम्बल हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी यानी कि हम लोग, ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens कितने टाइप का जस्टिस? तीन टाइप का जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, कितने टाइप की लिबर्टी? पांच टाइप की लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। कितने टाइप की इक्वालिटी? इक्वालिटी है हमारी स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, तो दो टाइप की हमें इक्वालिटी दे दी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, in our Constituent Assembly that this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। एक ये डेट आपसे पूछते हैं, अडॉप्शन डेट पूछते हैं। ठीक है, कितने टाइप का क्या दिया गया है वो पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस में ये पूछ सकते हैं, यूबीपीसीएस में पूछा हुआ है, एचसीएस में भी पूछ सकते हैं आराम से। उसके बाद हमसे ना यूपीएससी के लेवल पे पूछते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्ट आ सकता है ये, कि भाई कौन से वर्ड्स कौन सी अमेंडमेंट से इंसर्ट किए गए थे। एक ये, ठीक है, और कहाँ गया एक ये, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला था। और यूनिटी ऑफ द नेशन, नॉट इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ द नेशन, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला था। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो थोड़ा सा घुमा देते हैं। सोवरन और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यार मैं भी आज तक इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ पेपर। ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे स्टेटमेंट में कि 26 नवंबर 1949 को एज पर प्रियम्बल, ठीक है, इंडिया का जो स्टेटस था वो क्या था। फिर उसमें दे देंगे सोवरन सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, सोवरन क्या नाम के हैं, सॉरी, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इस तरीके से आपको दे देंगे। तो आपको समझना ये जरूरी है कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हमारे पास सोशलिस्ट वर्ड था, सेकुलर वर्ड था, फिर सोवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यानी कि सोवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हमारा डाला गया 42 सेकेंड 1977 से। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर प्रियम्बल के केस में आपको ये डेट याद रखने की जरूरत है, 3/1/1947।
1977 को, ठीक है। फिर हमारा जो नेशन का स्टेटस क्या हो गया था, तब बन गया था SSSDR, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा, यहाँ से इतना याद कर लो, ठीक है। मैं भी ये पर्टिकुलर चीज अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया क्योंकि क्वेश्चन वो लोग ना घुमा के पूछते हैं और डेट्स पे घुमा के पूछते हैं। प्रियम्बल पे डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पॉज लेना, चाहे आपको कितना ही रटा हुआ हो, आराम से पहले स्टेटमेंट पढ़ना। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, राइट, स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ना, समझना क्या कह रहा है, उसके बाद मार्क करना। सिंपल है, 2 नंबर का सवाल होता है भाई। अब आते हैं हमारे सोर्सेज, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो 1935 एक्ट से क्या लिया, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, गवर्नर का ऑफिस और पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन लिया। ब्रिटिश से क्या लिया, रिट जुरिस्डिक्शन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पार्लियामेंट और कैबिनेट सिस्टम। यूएस से क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिया, पूछते हैं। और आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये पूछते हैं। प्रियम्बल भी हमने वहीं से लिया, जुडिशियल रिव्यू भी वहीं से लिया, ठीक है। आयरिश वर्ड यूज करते हैं वो लोग पेपर में, वहां से हमने डीपीएस पे लिया है। कनाडा से लिया है हमने रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर क्लोज्ड इन ए कैन, ठीक है। एमपी एमएलए प्रीवियस नहीं पूछते। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट, यूआर 108, ठीक है, ये पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, एज इट इज लिए हैं, एज इट इज नहीं लिए हैं भाई, चेंजेस किए हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट किए। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका से लिया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से लिया है। इसके कंपैरिजन में ये यार इसने गलत दे रखा है क्या, जापान से, जापान 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 जापान, इसको बाद में देखते हैं। फ्रेंच से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द फ्रेमवर्क, ठीक है। ये सब नहीं देखने की जरूरत फ्री के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देते हैं आपके यहाँ से, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो यहाँ देखो, ब्रिटिश से क्या लिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ऑफिस ऑफ स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। दिस इज काइंड ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ठीक है, जापान के बारे में हम गलत थे। यूएसए से क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कनाडा से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर। फ्रेंच से हमने लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आयरिश से लिया हमने डीपीएस पे, ये है, ठीक है। जिसके बाहर मैंने पीवाईक्यू अभी तक नहीं देखा, तो इसको मैंडेटरी करो, चाहे वो नीचे वो टेबल अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले करवाइए, वो भूल जाना, ये मैंडेटरी करो, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। प्रियम्बल के ये पीवाईक्यूज है, ठीक है। प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कितना याद रखो बस, बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल, हो गया। ये इतना हमने देख लिया। ये 2 पॉइंट याद रखो, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि भाई कल को कोई बंदा उठ के प्रियम्बल में तुमने बोला है कि इतने टाइप का जस्टिस दोगे, इतने टाइप की लिबर्टी, ये लिबर्टी दोगे, वो दोगे, अटरम दोगे, सटरम दोगे, ठीक है। और भाई क्या नाम के है, मेरा तो बिलीफ ये है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को उखाड़ो और उल्टा लगाओ, जड़ें ऊपर होनी चाहिए। मेरा बिलीफ तो ये है, ठीक है। अब मैं कोर्ट के पास जाके मान लो कि आर्टिकल 32 के थ्रू मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन भी कर दिया, ठीक है। बोलो कि मेरा बिलीफ तो ये है और मेरे को तो ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज द रीजन कि कोई भी ऐरा गैरा आके
बेफालतू में केसेस ना करे, दिस इज वन रीजन। सेकंड, जो प्रैक्टिकल रीजन उन्होंने दिया है, भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। चाहे यूएस कह दे कितना भी कि भाई तुम डेवलप्ड नेशन में आ रहे हो, ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, इसीलिए इसको, इस प्रियम्बल के पार्ट को नॉन जस्टिशिएबल रखा गया है। जस्टिशिएबल का मतलब होता है कोई भी पार्ट अगर जस्टिशिएबल है, फॉर एग्जांपल के फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, तो इसकी एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, एंड कोर्ट मस्ट, कोर्ट shall entertain, because that part is becoming is said to be justiciable by forefathers, that is constitution makers, right? And constitution is the law of the land, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। सेकंड, हमारे कुछ केसेस में ये बोला गया है कि प्रियम्बल इज हेल्पफुल, हेल्पफुल किस चीज में, केसेस को इंटरप्रेट करने में। अब इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? इंटरप्रेट करने का मतलब है किसी केस में कुछ डिसीजंस अगर ऐसे अटक जाएं कि ए वर्सेस बी, ए और बी, ठीक है, दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन डिसीजन लेना है एक और मेरे को लेना है ए या बी में से एक डिसीजन, तो कौन सा ज्यादा ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरीके की सिचुएशंस में हमारा प्रियम्बल हो गया या डीपीएसपी हो गया, ठीक है, ये हम लोग यूज कर लेते हैं। डीपीएसपी तो उतना नहीं यूज नहीं करते, प्रियम्बल यूज करते हैं। प्रियम्बल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि किसी ने तो इसको होरोस्कोप बोला है, किसी ने इसको सोल बोला है, किसी ने बोला है कि ये माइंड है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। ये क्वेश्चंस आते हैं, हम अभी देख लें। आई होप ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बनता है जुडिशियल पोजीशन ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, जिसमें से आपको ये याद रखना है कि बीरूबारी जो केस है आपका बांग्लादेश एटसेट्रा से रिलेटेड, ठीक है, आई थिंक हाँ ये वही है, बीरूबारी यूनियन, उसमें बोला गया था प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी के केसेस में, ठीक है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन थिंग। सेकंड, वहां पे यहाँ पे पूछते हैं आपका क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी ऑफ केस पूछ लेंगे, ठीक है। दूसरा आपका जुडिशियल पोजीशन ऑफ प्रियम्बल पूछ लेंगे, जिसमें बेरुबारी में ये बोला गया है। उसके बाद बेरुबारी हुआ, गोलकनाथ हुआ, केबीसी हुआ, आपका पूछती है केशवानंदन भारती केस और मिस्टर बोम्बई, ठीक है, ये केस, इसका क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए। अब ये कोर स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कौन से आर्टिकल को बोला, ठीक है, आर्टिकल 32 को बोला। किसने पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला? के एम मुंशी ने पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला प्रियम्बल को, ठीक है। सुभाष कश्यप जी ने क्या बोला? सुभाष कश्यप जी ने बोला प्रियम्बल इज सोल, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी प्रियम्बल इज सोल, ठीक है। कृष्णा स्वामी जी ने क्या बोला? प्रियम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड लॉन्ग ड्रीम्ड, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला? द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पास्ट पेपर, दिस इज द रीजन, ठीक है, इट एड्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ हमारा प्रियम्बल के पीवाई क्यू भी हो गए, प्रियम्बल भी पूरा हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पेपर में बैठ के थैंक यू बोल देना एक बार। नेक्स्ट है हमारा गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। अब दोबारा से थैंक यू बोल दो मुझे, क्यों? क्योंकि ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और कराता कोई नहीं, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें आपके लक्ष्मीकांत में तो दी हैं, बट उसने इतना लिख के दे दिया है ना भाई कि लगता नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है। खैर, दिस इज योर यूपी, यूपी का, सॉरी यूपीएससी का क्वेश्चन। पढ़ लिया था तो मेरा ठीक हो गया, अदरवाइज बहुत क्लोज ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट इज a system managing a country based on constitutional principles. What is a state?
स्टेट के 4 एसेंशियल पार्ट होते हैं, मेंस में भी काम आएगा। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। ठीक है, तो ये चारों आपको जिस स्टेटमेंट में मिल जाए दैट इज योर आंसर। स्टेट के 4 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, ये याद रखो। इंडिया बिफोर 1947 वाज नॉट ए स्टेट बिकॉज सॉवरेनिटी वाज एब्सेंट ड्यू टू ब्रिटिश कंट्रोल। जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार भीमराव अंबेडकर साहब जी ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन के लिए लंदन नहीं भेजा। उन्होंने, टेक्निकल एरर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, दूसरी वर्ड होती है टेक्निकल एरर, बता के, ठीक है, सीधा इधर अडॉप्ट करवा दिया और खुद को बोल दिया कि हम लोग सोवरन है। अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज वो लोग बाद में भी लीगली क्लेम कर सकते थे, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। मुझे भी उतना नहीं पता। ठीक है, खैर, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ऑटोक्रेसी एवरीवन नोस, डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ पे चलती है, ठीक है, ये हम लोग बाद में देख लेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्ट। पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया, इसके स्टेटमेंट्स याद रखो। इन्फ्लुएंस बाय यूनाइटेड किंगडम, ऑब्वियसली हमने देखा था कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एग्जीक्यूटिव ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। इसके अलावा एक लाइन होती है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जहां भी स्टेटमेंट में ये वाली स्टेटमेंट दिख जाए दैट इज पार्ट ऑफ योर आंसर, याद रखना। पार्लियामेंट में इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा, ठीक है, गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर टिल मेजोरिटी सपोर्ट्स, ओके। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट होता है। ये भी इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में हम लोग समझ। अब आपका जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो एक ये आता है, फेडरल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिटरी फीचर्स। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है, डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर फेडरल फीचर है। समझना चाहो तो ये समझो कि जिसको अमेंड करने के लिए, ठीक है, आपका यूनियन और स्टेट दोनों लगे, या फिर आप ये करो कि शेयरिंग ऑफ पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसमें जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, इसमें आप रट्टा मार लो क्योंकि ये अभी तो लिंक नहीं कर पाओगे, जुडिशरी पढ़ेंगे उसके बाद आराम से लिंक कर लोगे। यूनिटरी फीचर्स जो है, सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्लियामेंट पावर टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये आपका सीधा स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, स्कॉलर और उनके डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फेडरलिज्म। जैसे प्रियम्बल में स्कॉलर्स ने बोल रखा था कि ये होरोस्कोप है, किसी ने माइंड बोला था, भीमराव अंबेडकर साहब जी ने, ठीक है, पायस पेपर बोला था। ऐसे ही ग्रेनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है इंडिया के फेडरलिज्म को, केसी वेयर ने क्वासी फेडरल बोला है, पी आर अम्बेडकर जी ने बोला है नॉट रिजिड, ठीक है, बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। ये भी हम लोग आगे देखते हैं जब आर्टिकल 1 और 2 देखेंगे। अब ये कुछ ऐसे हैं नेशनल सिंबल्स वगैरह, इसको सिर्फ देख लो सरसरी नजरों से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छूटे तो थोड़ा दुख सा होता है। शेप है रेक्टेंगुलर होती है, रेशो 3:2 होती है, डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया, ठीक है, अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। डीप सेफ्रॉन व्हाइट डार्क ग्रीन बॉटम, अशोक चक्रा में 24 स्पोक होते हैं, लायन कैपिटल अशोका से लिया गया है, सिंबल ऑफ जस्टिस एटसेट्रा, ठीक है। स्टेट एम्बलम की बात करें तो सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, मोटो है सत्यमेव जयते, सोर्स है हमारा मुंडका उपनिषद, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, स्क्रिप्ट है हमारी देवनागरी, ठीक है। नेशनल एंथम की बात करें तो जनमन गण है, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अडॉप्ट कब किया था, 24 जनवरी 1950 को किया था। कितने टाइम का होता है, 52 सेकंड का होता है। पहली बार कहाँ गाया गया था, पहली बार गाया गया था
27 दिसंबर 1911 को आईएनसी सेशन कलकत्ता में। नेशनल सॉन्ग की बात करें तो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। सोर्स है इसका आनंद मठ। ये आपका क्वेश्चन आता है। फर्स्ट संग 1896 आईएनसी सेशन में। नेशनल कैलेंडर की बात करें तो साका एरा, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसने दिया था कमेंट करो। ठीक है, फेमस रूलर है आपके मिडिवल टाइम से। साका एरा अडॉप्ट कब किया था? 22 मार्च 1957 को। पहला महीना चैत का होता है, जो कि 22 मार्च को शुरू होता है। ठीक है, यूज अलोंग विद जॉर्जियन कैलेंडर। हाँ ठीक है। नेशनल फ्लावर हमारा कमल है। फ्रूट मैंगो है। ट्री बनियान है। एनिमल टाइगर है। बर्ड है मोर। ठीक है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है हमारा रिवर डॉल्फिन, गंगेज रिवर डॉल्फिन। नेशनल रिवर जो है हमारी गंगा माता। ठीक है, ये नोट पढ़ लेना। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, अगर किसी को याद रहे ना रहे तो एक बार ये देख। तो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं अब। थैंक यू। थैंक यू। सो कंटिन्यू करते हैं ये लेक्चर आगे। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सी, अब हमारे कोर आर्टिकल शुरू होंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 एक्सेट्रा। हम देखेंगे स्टेट पीसीएस के हिसाब से फैक्टोइड्स। ठीक, ठीक है, अदरवाइज लेक्चर हो जाएंगे भाई काफी हैवी। मैं 2 घंटे तक बोल सकता हूँ। ठीक है, टिल योर सिटीजनशिप, यानी कि आर्टिकल 1 से 11 तक इतने क्वेश्चंस बना सकते हैं कि 2 घंटे का लेक्चर भी कम पड़े। ठीक है, लेकिन ये सीरीज है हमारी, ऑलमोस्ट रिवीजन सीरीज है। 10-20 मिनट 10-20 मिनट के लेक्चर्स हैं। हमें चाहिए डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट क्वेश्चंस। उसके बाद इन डेप्थ नॉलेज बाद में बहुत लेते रहेंगे, तो हम उसी हिसाब से ये देखते हैं। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इज 1947, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इंडियन पाकिस्तान कौन से एक्ट के अंडर बना। ठीक है, तो बना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर। उस टाइम पे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको ये बोला गया कि आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ जाओ, या फिर आप ओपनली रह जाओ। यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना हथकंडा अपनाया था, ये ओपनली रहने वाला। वो अगेन क्या करना चाहते थे, वो ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ, ठीक है, अपनी एक संधि रखना चाहते थे ताकि बाद में आके यहाँ बैठे रह सकें और वापस से अपना गेम शुरू कर सके। ठीक है, तो 3 थे, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये भाई अपना अलग रहे, इंडिया के साथ नहीं आना चाहते थे। हैदराबाद बाद में आया पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ आया रेफरेंडम से, जम्मू कश्मीर का हम सबको पता ही है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो आर्टिकल 1 में हमारा क्वेश्चन बनता है, इंडिया दैट इज भारत, जो नाम दिया गया है, ठीक है, वो क्या है? इंडिया दैट इज भारत। अब नाम को लेके थोड़ा बहुत डिबेटेबल चीजें थी, क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। तो दोनों को उदास नहीं किया, इंडिया वालों के लिए इंडिया रख दिया, भारत वालों के लिए भारत रख दिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। व्हाई यूनियन ऑफ स्टेट वाज चूजन? भाई पहले रियासतें थी, ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, पहले रियासतें थी, अलग अलग थी, इसीलिए राज कर गए वो लोग यार, वरना इतने लंबे टाइम तक तो राज नहीं ही कर पाते। तो इस चीज का कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि खास ख्याल रखा गया। इसी वजह से यूनिटरी फीचर भी दिया गया। ठीक है, इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बोला जाता है कि यूनियन कैन डिस्ट्रॉय स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से निकल के आता है? ये निकल के आता है 2 और 3 से, स्पेसिफिकली आर्टिकल 3 से। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मान लो कल हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, तो आर्टिकल 2 के अंडर, ठीक है, हम उन्हें सीड कर लेंगे।
आर्टिकल 3 आता है फॉर्मेशन अल्टरेशन ऑफ स्टेट एरिया बाउंड्री नेम, यानी कि मान लो जैसे हरियाणा का एचसीएस का पेपर हो, ठीक है, तो हरियाणा कहाँ से बना था, हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया। अब मान लो कि हरियाणा के जो आप लोग सेलेक्ट हो रहे हो, ठीक है, कल को ऐसा हो जाए भाई, इतने बादशाह टाइप के पॉलिसी मेकर बन जाए हरियाणा से कि मतलब क्या ही कहने, इतने तगड़े वाले बन जाए, ठीक है, और फिर पार्लियामेंट से ऑर्डर आए कि पंजाब की बाउंड्रीज हटा दी जाए, ठीक है, और अब ये पूरा स्टेट हरियाणा के नाम से जाना जाएगा, और हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के अंडर, सॉरी नॉट ब्यूरोक्रेसी, हरियाणा की सिविल सर्विस के अंडर, ठीक है, सक्षम कर दी जाए सारी चीजें इस तरीके से। तो वो किसके अंडर होगा, आर्टिकल 3 के अंडर होगा। ऑफेंड मत होना भाई, कोई याद कराने के लिए सिर्फ याद करा रहा हूँ। और ये जो एक्ट्स हैं, तीसरा स्टेटमेंट होता है पेपर में, ये कौन सी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से होगा, यानी कि व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स के किसी भी स्टेट को छोटा बड़ा ऊपर नीचे या मैप से मिटाना, ठीक है, इज वेरी इजी। सो देर इज ए कीवर्ड इन योर लक्ष्मीकांत, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इसलिए ये बोला है, ठीक है। सेकंड, the changes under article 2 and 3 are outside article 368, 368 हम देखेंगे, that is your constitutional amendment। अब ये क्यों बोला गया, ये बोला गया भाई केसेस से, बेरोबारी केसेस से, ठीक है, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से, दूसरा मेजोरिटी की वजह से, ठीक है। तो अभी हमारे पास 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेटमेंट से आपका फाजिल अली कमीशन, दैट इज योर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, पूछते ही पूछते हैं। तो चेयरमैन थे फजल अली, मेंबर्स थे के एम पनिकर, एच एन कुंजरू, ठीक है। लेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। पहला स्टेट कौन सा बना था, पहला स्टेट बना था हमारा, कहाँ गया, आंध्र प्रदेश बना था, ये रहा आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। क्यों बना था, ये श्री रामुलू जी की डेथ हो गई थी, 56 डेज का इन्होंने, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ रखा था। उसके बाद फिर ये लिंग्विस्टिक स्टेट पहला बनाया गया था, और एक बार बना दिया तो फिर बाकी भी बना दिए गए थे। खैर, एसके धर कमीशन 1948, इन्होंने मना कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनेगा। जेवीपी, जिसमें मेंबर्स थे नेहरू, पटेल एंड सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस पे मना कर दिया था। उसके बाद ये श्री रामुलू जी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद फिर फजल अली कमीशन आया। फजल अली कमीशन ने भी एक्चुअली में आई थिंक पहले डिनाई ही किया था, लेकिन फिर इन्होंने ये एक्ट बनाया, लेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और उसके बाद आई थिंक, यार ये एक बार कंफर्म करना, अच्छा, एक्ट आंध्र प्रदेश 1953 में बना दिया है, ठीक है, और एक्ट है 1956 में, हाँ ठीक है। क्योंकि आप ये क्रोनोलॉजी एक बार दिमाग में जरूर, इसके अलावा लक्ष्मीकांत में है स्टेट फॉर्मेशन क्रोनोलॉजी। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने लक्ष्मीकांत उठाई, बिकॉज दैट इज अ फेमस बुक, उठा सकता है आराम से, ठीक है, तो इसकी है भाई टेबल, और टेबल से बनेगा क्वेश्चन, और मजेदार क्वेश्चन बनेगा, तो एक बार देख लेना वो टेबल और याद कर लेना उसको। अब आते हैं हम सिटीजनशिप पे, यानी कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद योर सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5 to 11। सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया है, अगेन ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 5 कहता है
सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स कहता है माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। सेवेंथ बात करता है रिवर्स माइग्रेशन की, दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। एट बात करता है आपकी इन पर्सन ऑफ पीओआईज की, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। नाइन्थ बात करता है वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप। अगर मान लो कि मैं कल को ब्रिटेन का ग्रीन कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरे को कहीं किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मैं इंडिया का सिटीजन नहीं बचूंगा। दूसरा ये एनआरआई एनआरआई की जो सीन चलती है पूरे पंजाब में, 6 महीने बाहर रह लो एनआरआई कोटा लग जाएगा भाई आपका। ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 तो इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 11। कितने टाइप की सॉरी कितने वेज हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के? तो ये हैं बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। निमोनिक है यहाँ पे ब्रांड। बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट और ऐसे आप इनकॉर्पोरेशन याद रखो अभी के। ठीक है। सिटीजनशिप लॉस करने के रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। सिटीजनशिप से आपका इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है। मैक्स टू मैक्स जो पूछते हैं वो लोग क्या नाम के हैं आपका, इस पे पूछते हैं ये। ठीक है। दूसरा जो आपका जो करंट की चीजें होती हैं, करंट से पूछते हैं यहाँ से। और जो कट ऑफ डेट्स दे रखी है, मैंने अभी तक यूपीएससी में तो क्वेश्चन देखा नहीं है। एचसीएस वाले भी आई होप ना पूछे, क्योंकि पूछेंगे तो भाई जो जिसने बिल्कुल ही रट्टा मार रखा होगा वही ठीक करके आएगा वहां से, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब आती हैं हमारी अमेंडमेंट्स। ये डाटा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि एक बार यूपीएससी ने ये पूछ लिया था कि ये एक्ट कितनी बार अमेंड हुआ है। ठीक है, अब वो पीआईबी के बेसिस पे पूछा था, उसके बाद ये हर जगह छपने लगा। खैर मैंने जहाँ से अपने नोट्स से और कुछ बुक्स हैं स्टेट पीसीएस की, ठीक है, वहां से हिंदी से डाटा उठा के इंग्लिश में कन्वर्ट किया चैट जीपीटी के थ्रू, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे है। मतलब क्यूरेटेड डाटा है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा अभी चल रहा है ना हर जगह कि भाई लाओ 4,000 का कोर्स है, ठीक है, पिच चेंज कर देते हैं और वही बंदा फिर पढ़ाया जा रहा पढ़ाया जा रहा पढ़ाया जा रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 नहीं पूछेगा। एक बार ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, अभी तो इसको ये क्या नाम के नहीं पूछेगा, फिर भी आप अपने उसमें देख लेना। तो हम यहाँ पे टाइम नहीं लगाते हैं, इस पे डायरेक्ट मूव करते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है। ऑल दो मैं चाहता था यहाँ पे 1 से 2 घंटे का लेक्चर ले लूँ एक बार, सो दैट के मेरा भी रिवीजन अच्छा हो जाए, और मतलब अच्छा चैप्टर है, हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं हमारे स्टेट पीसीएस की, तो पीसीएस के तरीके से ही इस चैप्टर को यहाँ पे कवर कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम आ गया है पास। तो सबसे पहले डिमांड बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। ठीक है। उसके बाद बात हुई थी नेहरू रिपोर्ट में इन एलिनेबल फंडामेंटल राइट्स की। उसके बाद बात हुई थी आपकी कराची सेशन 1931। ठीक है, आईएनसी का जो सेशन था, प्रेसिडेंट से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। दे अडोप्टेड रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये आपका हो गया वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन। अब कोर पॉलिटी से क्वेश्चन कहाँ बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है हमारा पार्ट्स का। दिस इज अवर पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है। अब एक जो मेजर क्वेश्चन बनता है राइट टू प्रॉपर्टी पे बनता है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारी हटा दी गई,
और 300 ए में डाल दी गई, 300 ए में डाल दी गई। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटी है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटी है। कहाँ पे है? आर्टिकल 300 ए में है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 12 है। किस तरीके का राइट है? तो लीगल राइट है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज अ लीगल राइट नाउ। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट था, इट मीन्स के दिस इज माय फंडामेंटल राइट टू हैव पीस ऑफ लैंड। हर किसी के पास जमीन होनी जरूरी थी, जो भी सिटीजन है। ठीक है, अगेन रिसोर्सेज कम है, कहाँ से देंगे? ठीक है, तो इसको उठा के 300 ए में लीगल राइट में डाल। नाउ दिस इज अगेन योर क्वेश्चंस। जस्टिशिएबल है, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज जस्टिशिएबल। ठीक है, गारंटेड अगेंस्ट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। ओके, कंपेरेबल टू यूएस बिल्स ऑफ राइट एंड कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, which of the following is called magna carta of India? Fundamental rights, DPSP, fundamental duty, and whatsoever। ठीक है, तो हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स, नॉट डीपीएसपी। अच्छा, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहाँ बात होती है? डीपीएसपी। तो इस तरीके का ये थोड़ा सा ना प्रेशर टाइम में सोचने की जरूरत हो जाती है, तो पहले याद करके चलो, मैग्ना कार्टा आपका फंडामेंटल राइट्स, वेलफेयर स्टेट आपका डीपीएसपी। ठीक है, अब गारंटेड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब सुनो, देयर इज ए ग्रुप, ग्रुप में है डाइवर्सिटी, हमने बना दिया किसी को लीडर, और लीडर को दे दी पावर। अब पावर करती है करप्ट, अब करप्ट करती है तो लीडर ऐसे रूल्स ना बना दे कि डाइवर्सिटी की ऐसी तैसी हो जाए। ठीक है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, डाइवर्सिटी की ऐसी तैसी हो जाए। तो भाई चेक्स भी जरूरी है, चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस जरूरी है। ठीक है, दिस इज व्हाई दे हैव गिवन इन पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट में आगे हम समझेंगे इसे। आई होप ये आपको समझ में आ गया इस लाइन का मतलब क्या है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स बिहेव कैसे करते हैं? एवरीवन हैव, इफ यू हैव रीड एनसीईआरटी, तो आपने इंदिरा गांधी के टाइम की कुछ चीजें पढ़ी होंगी, 42nd 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, खैर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कैन अगर स्टेटमेंट आता है कैन बी सस्पेंडेड, यस कैन बी सस्पेंडेड, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग इन द नेशन। आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये याद रखना, आता है पेपर में। 358 अगर लग जाता है तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 हो जाता है। ठीक है, 359 लग जाता है तो आपका सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आप। ठीक है, ये रहने दो, ये दोनों याद रखो। ठीक है, ये सेम ही बात है। अब आपका मैच द कॉलम आता है। एक मैच द कॉलम टाइप आता है हमारा ये, मतलब कि हमसे ग्रुप पूछ ले बस। दूसरा आता है हमसे आर्टिकल्स ही पूछ ले। तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, 14 15 16 17 18। ठीक है, फ्रीडम है 19 से 22, एक्सप्लॉइटेशन है 23 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर योर 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 32, रिट्स। देखते हैं आगे अभी नहीं। अब वर्बेटिम आ जाओ, equality before law and equal protection of law, article 14, no discrimination against religion, race, caste, sex, place of birth। ये पांच चीजों के अलावा अगर कोई और चीज है तो स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज देयर इन द केसेस ऑफ आईपीएस एंड डीएसपी के यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, सॉरी पीएच डिपार्टमेंट कैंडिडेट नहीं जा सकते। ठीक है, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 का खतरा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। सी, राइट टू इक्वालिटी अगर और डेप्थ में पढ़ना है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से लेक्चर ले लूंगा।
यहाँ पे हम डायरेक्ट हिट के लिए बात कर रहे हैं तो हम इतना ही बढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके स्टेट पीसीएस में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है। देन आता है आपका राइट टू फ्रीडम 19 से 22। कितने टाइप की फ्रीडम दी गई है? 6 टाइप की फ्रीडम दी गई है, ABCDE। याद रखो, F नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है बाद में समझ लेंगे। F नहीं है इतना याद रखो, देन G। और ये अपना याद रखो। दूसरा, एक चीज याद रखो कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है प्रायोरिटी पे। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ये आपका एफ से रिलेटेड लाइन लिखी हुई है व्हाट्सएवर। अब आर्टिकल 20 के कीवर्ड समझो। प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन, यानी कि किसी पे कोई केस चल रहा है, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, किसी ने कोई चोरी कर ली। ठीक है। अब उनकी भी प्रोटेक्शन, सी कितने ब्रॉड माइंडेड थे ना, उनकी भी प्रोटेक्शन चाहिए। नो एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? मान लो किसी ने आज की डेट में क्राइम किया। ठीक है। 5 तारीख को किसी ने क्राइम किया, 6 तारीख को नया लॉ अगर कोई बना दिया, ठीक है, तो वो 5 तारीख के क्राइम वाले पे नहीं लगेगा। पहली चीज। डबल जियोपार्डी, मतलब कि एक ही गुनाह की सजा एक से ज्यादा बार नहीं मिले। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आप जिसने क्राइम किया है उसको प्रेशराइज्ड नहीं कर सकते। प्रेशराइज्ड इज द वर्ड। प्रेशराइज नहीं कर सकते कि भाई तू अपना गुनाह कबूल कर या अपने खुद के उसमें अगेंस्ट गवाही दे। ठीक है। ये 3 चीज याद रखो यहाँ पे। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपका पेपर में आता है यूपीएससी में तो अंदर पूछते हैं। 21A, 86 अमेंडमेंट 2002 आपका डाला गया था, दैट इज योर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 22 है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देन आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो 23 है प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। देन कम्स योर 24, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। 25 से 28 हमारे आते हैं रिलीजन को लेके। ठीक है। लक्ष्मीकांत में देख लेना ये। 29 30 भी वही है। हम डायरेक्ट बात करते हैं आर्टिकल 32 की, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट एनफोर्समेंट बट हाई कोर्ट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी अदर पर्पस के लिए रिट इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। ठीक है। दिस इज वाई हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है दैट इज वाइडर देन योर सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। अब 5 रिट होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, को वरंतो। ठीक है। हेबियस, इनके आपसे ना मीनिंग पूछ लेते हैं, दैट इज ऑल स्टेट पीसीएस में। Habeas corpus produce the body, mandamus be command, prohibition to forbid surgery to be certified तो by what authority? ठीक है। नेक्स्ट हमारा बच्चन सिंह नहीं पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी में, हाँ, डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया? आर्यस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज जस्टिशिएबल, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन जस्टिशिएबल। नाउ इट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई इन लॉ मेकिंग। ये आपका आर्टिकल 3 में बोला, सॉरी 36 में बोला गया है खुले खुले। ठीक है। एम है टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। कोर ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करो, लक्ष्मीकांत उठाओ और रट डालो, या फिर वहां से एक बार ना डीपीएसपी का चैप्टर पढ़ लो, क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। ये जितना मैंने अभी इस पे डीपीएसपी में बोला है ना, ये आपके क्वेश्चन ही हैं भाई। उसके बाद ये यहाँ से वर्बेटिम पूछ लेते हैं, तो इनका रट्टा मार लो। ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ठीक है, हो गया।
फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, यानी कि हमारे फॉर्मर रशिया साहब, ठीक है। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 42वां, पार्ट कौन से में डाला गया, पार्ट 4A में, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A है। 10 ड्यूटी थी, 11वीं ड्यूटी ऐड कर दी गई। कौन सी 11th ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली, ये आपका क्वेश्चन आता है। नॉन जस्टिसिएबल है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल डायरेक्टली। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, देयर आर, मान लो ABCDEFGH, ठीक है। तो देयर इज ए ग्रुप लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो लेकिन अगर उनको ब्रेक किया जाएगा, सो फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने केसेस सुने होंगे कि भाई थिएटर में चला दिया जनमन गण, ठीक है। तो मंत्री जी खड़े नहीं हुए या लोग खड़े नहीं हुए, ठीक है, उसके ऊपर बात होती है। या फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते हो, उसके ऊपर बात होती है। तो कुछ चीजें हैं जहां पे आपको फाइन देना पड़ेगा। तो लीगली इन्फोर्सिएबल डायरेक्टली नहीं है, इतना ये ध्यान रखो, दिमाग में ये लैंग्वेज याद रखो। पॉलिटी पढ़ते टाइम या पॉलिटी का क्वेश्चन करते टाइम थोड़ा सा ना लीगली सोचो चीज को। लॉ में क्या है ना, लॉ में साइनोनिमस नहीं है। ये आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पढ़ोगे और गूगल करोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि लॉ में साइनोनिम्स नहीं होते, ठीक है। खैर, एक क्वेश्चन के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं, मैं करा देता हूँ आगे आपको। अगेन लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज 51 है, ये भी आपको वर्बेटिम याद कर। आई होप मेरे को टाइम लगे तो मैं ये डाल दूं, ठीक है, लेकिन मैं डालूंगा। ये ट्रिक्सबाजी और ये वाली, मतलब मेरी प्रायोरिटी में ये वीडियोस नहीं है, ठीक है। मैं डालूंगा जब जब मैं आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है सिलेबस का वो कवर करवा दूंगा, उसके बाद मेरे को जरूरी लगेगा तो मैं डाल दूंगा, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। श्योर शॉर्ट है आपके 2 से 3 क्वेश्चन। कौन से वाले? जो मैंने बताया है वहां से वो लोग बनाए ना बनाए, ठीक है, लेकिन आपका आर्टिकल नंबर, ठीक है, और उसका कंटेंट हर साल आता है, ठीक है, इस साल भी आया। थैंक यू। थैंक यू।